नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके लाए हैं और वो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। उन्नीस सौ 42। ठीक है, अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त तो अधिवेशन हुआ और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। तो अगस्त में ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए कुछ विद्वान इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ क्यों? ये इसकी पृष्ठभूमि पर जाए तो आपको बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप इसके पीछे की घटनाओं को देखेंगे और उन्हीं से कारण आप खोज लेंगे। ठीक है, ये आप अब देखिए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और उसमें भारत को भी सम्मिलित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। और जब भारतीयों ने इसके उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य बताए नहीं, तो इससे भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ। फिर आप देखेंगे कि भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया और अगस्त प्रस्ताव में जो है युद्ध के बाद अधिराज्य देने की बात की गई, पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की गई। इससे भी असंतोष हुआ। फिर आप देखेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया और उसने भी युद्ध के बाद अधिराज्य देने की बात की, पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की। तो भारतीयों को लगा कि ब्रिटिश सरकार की मंशा जो है वो पूर्ण स्वराज देने की है नहीं, इससे असंतोष व्याप्त हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों से आप देखेंगे कि देश में बेरोजगारी, वस्तुओं की कमी, महंगाई, किसानों से जब बलपूर्वक अनाज की वसूली, इनसे भी बहुत ज़्यादा देश में असंतोष व्याप्त था। और फिर एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जापान आ गया था युद्ध में। और जब जापान आ गया तो जापान के आ जाने से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि जापान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था और भारत में अंग्रेजी शासन था, तो जापान भारत पे भी आक्रमण कर सकता था। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि गांधी जी ने कहा भी था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापान के आक्रमण को निमंत्रण दे रहा है। यानी अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित रहेंगे तो जापान भारत पर आक्रमण करेगा। तो ये सब चीज़ें थीं जिसके कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो ये हमने आपको रीजन बताया कि कारण क्या है। ठीक, अब सीधा आपको बताते हैं इसकी घटना के बारे में। आप देखेंगे कि गांधी जी ने ये महसूस किया कि अब आज़ादी के प्रश्न को और बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है, इसके लिए कुछ करना भी होगा। और उनको ये भी आया कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कांग्रेस से भी कहा था कि यदि कांग्रेस मेरे संघर्ष में साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप देखें आगे कांग्रेस ने क्या किया कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कार्य समिति की एक बैठक की। यानी 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई और यहीं पर कांग्रेस ने गांधी जी के आंदोलन का समर्थन कर दिया कि ठीक है, गांधी जी जो आंदोलन करेंगे कांग्रेस उसमें साथ देगी। ठीक है, तो ये है। अब इसी के बाद फिर आप देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में मौलाना अबुल कलाम
आजाद की अध्यक्षता में हुआ। ठीक, तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, एक तो ये चीज। अब यहीं पर आप देखेंगे इसी अधिवेशन में ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहां पारित हो जाता है। अब इस प्रस्ताव को लिखा किसने था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को लेखन का कार्य किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, इन्होंने लिखा था। प्रस्तुत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि इसका समर्थन किसने किया? समर्थन किया वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ये तो लेखन, प्रस्तुतिकरण और समर्थन, ये याद रखिएगा, प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी का है, लेकिन वास्तव में ये जो भारत छोड़ो शब्द का नारा है ये गांधी जी का नहीं है। उन्होंने, गांधी जी ने ये आंदोलन जरूर किया। ये भारत छोड़ो जो नारा है ये यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ये नारा दिया था अंग्रेजों के लिए, भारत छोड़ो। तो कभी प्रश्न आ जाए कि भारत छोड़ो का नारा इनमें से किसका है, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, पटेल का या यूसुफ मेहर अली का, तो यूसुफ मेहर अली का है, गांधी जी का नहीं है। ये भारत छोड़ो आंदोलन की विचारधारा उनकी है, आंदोलन उन्होंने किया, लेकिन नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी अधिवेशन में आप देखेंगे कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये गांधी जी का नारा है, करो या मरो। यानी गांधी जी ने इस अधिवेशन में कहा था कि हम अपनी गुलामी को और मजबूत होते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते, बल्कि आज़ादी के लिए काम करते हुए मर जाना अच्छा समझेंगे। हाँ, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसी लाइन को थोड़ा संक्षेप कर दिया गया, करो या मरो। हाँ, या तो आज़ादी के लिए काम करो, वरना हमें गुलामी के लिए जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो ये करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर भाषण देते हुए, जनता को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि देखिए, हम ये आंदोलन शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सरकार मुझे और सारे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज देगी, तो इसलिए देशवासियों आपको ही आंदोलन करना पड़ेगा। ये गांधी जी आंदोलन शुरू करने से पहले ही जनता को चेता दिया था कि आप जागरूक रहिएगा, सजग रहिएगा। हाँ, और हो सकता है आंदोलन आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपका नेता ना हो। और फिर हुआ भी यही। अब देखेंगे कि जैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ इस अधिवेशन में, 8 अगस्त की रात्रि को, मध्यरात्रि का मतलब ठीक 12 बजे, और 8 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश सरकार ने सारे कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बनाती है कि ऐसा करते हैं कि सुबह होते ही सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, आंदोलन होने ना पाए। ठीक है, तो ये 8 अगस्त की मध्यरात्रि यानी 12 बजे, जब पूरा समय 000 हो जाता है, ये ध्यान रखिए, ये सरकार ने क्या किया, सारे कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की योजना, प्रमुख कांग्रेसी जो भी नेता हैं उनकी गिरफ्तारी की योजना बन गई। इसीलिए इस योजना को, गिरफ्तारी की योजना को ऑपरेशन 0 आवर्स, ठीक है, देखिए नाम कितना सुंदर, ऑपरेशन 0 आवर्स। ये ऑपरेशन 0 आवर्स नाम दिया गया है क्योंकि ठीक 12 बजे
सरकार ने गिरफ्तारी की योजना बनाई थी, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन जीरो आवर्स पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर्स कब चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 8 अगस्त की बात हो गई। 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया है। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 9 अगस्त को। ये तो 8 अगस्त को अधिवेशन हुआ, यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन शुरू किस दिन होता है? 9 अगस्त से। ठीक है, अब जैसे ही 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त की सुबह आई, सुबह होते हुए, चूंकि बंबई में अधिवेशन था, सारे बड़े नेता बंबई में ही उपस्थित थे, और रात्रि में लगभग सारे नेता बंबई के बिड़ला हाउस में आराम कर रहे थे। रात ही में पुलिस ने पूरे बिड़ला हाउस को घेर लिया कि अब घेराबंदी कर ले, रेड करना है। और फिर आप देखेंगे कि 9 अगस्त की सुबह ही बंबई के बिरला हाउस से सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, सब बेचारे अभी आराम करके उठे ही थे, चारों तरफ पुलिस लगी थी। सारे नेताओं को, गांधी जी भी वहीं थे, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और जितने भी नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तार हो गए, सुबह सुबह बंबई से निकलने ही नहीं पाए। गांधी जी की आशंका बिल्कुल सही थी, और उन्होंने पहले ही चेता दिया था जनता को कि ऐसा हो सकता है, और हुआ भी वही। तो फिर आगे अगर आप देखें तो इन नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया? गांधी जी के साथ उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। इनके अतिरिक्त उनके गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू। इनको तो गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में बंद किया गया। आगा खां पैलेस, यही इनके लिए जेल बना दी गई। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ किस रखा गया था? तो याद रखिएगा, पूना में ही रखा गया, लेकिन कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतने लोगों को तो बंबई से गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया, और जो बाकी शेष नेता थे, जवाहरलाल, विनोबा भावे और अन्य जितने भी थे, सभी शेष नेताओं को अहमदनगर की जेल में बंद कर दिया गया। सब अहमदनगर की जेल में बंद हो गए। ठीक है, तो इस तरह से नेताओं को रखा गया। अहमदनगर की जेल में ही जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज। अंग्रेजी में बोलेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना कहाँ की थी? तो अहमदनगर की जेल में किया था। जेल में थे, जेल में ही ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसी जेल में विनोबा भावे ने भी एक पुस्तक लिखी थी, स्वराज शास्त्र। ठीक है, तो ये जेल में लिखी गई पुस्तकें हैं। नेहरू ने भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और विनोबा भावे ने स्वराज शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर आप देखें तो जब सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, कांग्रेस समितियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो फिर परिणाम क्या हुआ कि जनता भड़क उठी। तो जनता भड़क गई, और परिणाम यह हुआ कि जनता नेतृत्व विहीन हो करके सड़क पर आ गई। बिना नेतृत्व के ही जनता आंदोलन करना शुरू किया, नेतृत्व विहीन। और इस आंदोलन में हिंसा अहिंसा दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिला।
अब चूंकि इस आंदोलन में जनता बिना नेतृत्व के आंदोलन किया, इसीलिए इस आंदोलन को क्या बोला जाता है? स्वतः स्फूर्त आंदोलन। तो गांधी जी के किस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है? उत्तर देंगे भारत छोड़ो आंदोलन को। बिल्कुल सीधे आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि प्रमुख नेताओं को जेल भेज दिया गया, तो इस समय आंदोलन की बागडोर फिर किन नेताओं के हाथ में थी? तो इस समय चूंकि सरकार बहुत कठोर दमन चक्र शुरू किया, आंदोलनकारियों पर हवाई हमले किए, ऐसे लगता है कि किसी दुश्मन पर चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ किसी दो देशों में युद्ध चल रहा है, इस तरह की स्थिति आ गई। ये पता ही, ये आप सोचिए कि हवाई हमले जनता पर किए जाने लगे, हेलीकॉप्टर से गोले बरसाने लगे, गोलियां बरसाई गईं, इस तरह से। अब सरकार के कठोर दमन के कारण एक तरह से इस आंदोलन में एक भूमिगत ढांचा तैयार हुआ। यह भूमिगत ढांचा क्या है? भूमिगत ढांचा यह है कि आप अंडरग्राउंड यानी लुक छिप करके आंदोलन को नेतृत्व देना। हम खुल करके सामने नहीं आएंगे, लुक छिप करके। तो कुछ नेता जो जेल नहीं गए थे, वो लुक छिप करके इस आंदोलन को नेतृत्व देते रहे। अब इस समय आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि बीजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया, और इसी समय हजारीबाग जेल से भाग आए थे जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने भी बागडोर संभाली, ठीक है। ये तो इस समय आप देखेंगे कि आंदोलन की बागडोर इन लोगों के हाथ में थी: अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि, ठीक है। ट्रिब्यून अखबार ने अरुणा आसफ अली को रानी झांसी की संज्ञा दी कि ये जिस तरह से 1857 में रानी झांसी ने वीरता से अंग्रेजों से संघर्ष किया, उसी समय 1942 के आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने, तो किस को जो है रानी झांसी की संज्ञा दी गई? अरुणा आसफ अली को। अब इस आंदोलन या इस समय अगर देखा जाए तो आंदोलन की सूचना लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य था, और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कार्य था बंबई में कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन। अब देखिए, ये एक और काम हुआ कि गुप्त रूप से जो है कांग्रेस रेडियो का संचालन शुरू हो गया, जिससे कि लोग जो है रेडियो में आंदोलन की खबर सुन सकें। अब 14 अगस्त 1942 को सबसे पहले बंबई में उषा मेहता ने ये एक रेडियो केंद्र खोला। तो उषा मेहता को याद रखिएगा कि ये सबसे पहले इन्होंने ही ये कांग्रेस रेडियो का संचालन शुरू किया था। यद्यपि फिर आगे एक और केंद्र बाबू भाई भी चला रहे थे, और इन केंद्रों पर नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया भाषण देते थे। यानी जनता अगर रेडियो खोलती थी तो राम मनोहर लोहिया की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, और वो पूरे आंदोलन की जानकारी जनता को देते थे। अब जब सरकार को इसकी जानकारी मिली तो हर शहर में जो है पुलिस इसकी छानबीन करना शुरू किया, और अंततः नवंबर 1942 को बंबई की पुलिस ने इन दोनों रेडियो को खोज निकाला। उषा मेहता और बाबू भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन दोनों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तकनीकी प्रयोग भी किया गया, तकनीक का भी सहारा लिया गया। तकनीक ये था कि रेडियो के माध्यम से हम आंदोलन को जनता तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब इस आंदोलन की एक और बात थी,
और वो एक महत्वपूर्ण बात ये थी देश में कई भागों में ब्रिटिश सरकार के समानांतर, ठीक है, समानांतर सरकारों का गठन। तो इस आंदोलन की एक और विशेष बात थी कि देश में तो ब्रिटिश शासन था, लेकिन इस देश के लोगों ने कई जगह अपनी अपनी सरकार, स्वतंत्र सरकारों की स्थापना कर ली। और ऐसी पहली सरकार बनी बलिया में, उत्तर प्रदेश में बलिया में इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली स्वतंत्र सरकार बनी। और किसने बनाया था? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। बलिया का शेर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार बनी। फिर बंगाल में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में सरकार बनी। सतारा में अगर देखा जाए महाराष्ट्र में, तो यहाँ नाना पाटिल और वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी। तो आप देखेंगे कि इस दौरान देश में अनेक स्वतंत्र सरकारें बनी। इनमें सबसे लंबे समय तक सतारा की सरकार चली थी। इधर अगर आप देखें तो 1944 में के प्रारंभ में ही पूना के आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी और उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है पूना के आगा खां पैलेस में, ठीक है। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसी दौरान देश में ब्रिटिश सरकार का बड़ा अत्याचार शुरू हुआ, क्रूर नीति शुरू हुई, सांप्रदायिकता का भी विकास हुआ। इन सारी घटनाओं से गांधी जी बड़े दुखी हुए और फिर उन्होंने 10 फरवरी 1944 को 21 दिन का उपवास रखने का निर्णय लिया कि हम 21 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 21 दिन उपवास का। अब इस अवसर पर आप देखेंगे कि भारत की जनता, देश विदेश की संस्थाओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि वो गांधी जी को रिहा करें। लेकिन इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि इस समय हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं, ऐसे में एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। तो इस समय तो गांधी जी को नहीं रिहा किया गया। इसके बाद फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। 6 मई 1944 को बीमारी के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का तो समर्थन देश की जनता ने किया बहुत व्यापक रूप में, लेकिन कुछ राजनीतिक दल थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए। जैसे मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही, हिंदू महासभा अलग रही, आरएसएस अलग रही, अकाली दल अलग रहे, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी अलग रहे और साम्यवादी कम्युनिस्ट। तो ये दल थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए, समर्थन भी नहीं किए, उससे बिल्कुल अलग रहे। तो देश की जनता ने तो समर्थन किया, भाग लिया, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन से अलग रहते हैं। वो कौन कौन से, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और अंततः ये आंदोलन का दमन कर दिया गया, ठीक है। और ये आंदोलन सफल नहीं रहा क्योंकि इस आंदोलन से अंग्रेज भारत नहीं छोड़े, देश को आज़ादी नहीं मिली। लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को बहुत बढ़ा दिया। व्यापक रूप से किसानों, मजदूरों, महिलाओं की भूमिका रही, विद्यार्थियों की भूमिका रही, हर वर्ग के लोगों की इसमें
भागीदारी रही तो सामाजिक आधार बहुत बढ़ गया और फिर राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस आंदोलन ने सरकार के नज़रिए को बदल दिया। आगे इस आंदोलन ने आप देखेंगे कि परिस्थितियों को बदल दिया। अब सरकार को फूंक फूंक करके कदम उठाना पड़ रहा था। सरकार समझ चुकी थी कि अब देश की जनता सरकार के विरुद्ध हो गई है, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये बिल्कुल अंग्रेज़ों को छोड़ेंगे नहीं। तो इस आंदोलन ने सरकार के नज़रिए को और परिस्थितियों को भी बदल दिया। तो ये हमने आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा की, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के बारे में हम बताते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपको हम बताते हैं वेबल योजना। उन्नीस 1945 की घटना। क्या है ये वेबल योजना? देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल, ठीक है, ये थे। और लॉर्ड वेबल जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अपनी एक योजना भारतीयों के सामने प्रस्तुत किए और उसी योजना का नाम क्या पड़ गया? वेबल योजना या वेबल प्लान के नाम से जाना जाता है। विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की जो वेबल योजना के नाम से जानी जाती है। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेबल ने भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन होगा जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति, ठीक है। तो वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सारे सदस्य भारतीय होंगे। इनको छोड़ करके बाकी सारे भारतीय, ठीक है। यानी सरकार, केंद्र में जो सरकार बनेगी उस सरकार में 2 ठो अंग्रेज रहेंगे, एक वायसराय रहेगा और एक कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति, ये 2 अंग्रेज रहेंगे। बाकी जितना है सारे सदस्य भारतीय होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इनको छोड़ करके सारे विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़, यानी 2 विभाग अंग्रेजों के पास रहेंगे, एक डिफेंस यानी रक्षा और एक जो है विदेश मंत्रालय, और बाकी जितने विभाग होंगे इस योजना के अनुसार भारतीयों के पास रहेंगे, ठीक है। फिर अगली ये बात ये थी कि जो कार्यकारिणी होगी इसमें 40% सवर्ण हिंदुओं को रखा जाएगा, उच्च वर्ण के हिंदुओं को, 40% मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम, और 20% जो है अन्य वर्ग के लोग शामिल किए जाएंगे। ये योजना थी। फिर दल के अनुसार 40% कांग्रेस से सदस्य लिए जाएंगे कार्यकारिणी में, 40% मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे और 20% अन्य दल से लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था। फिर इसके बाद वायसराय को भारतीय मंत्रियों के सुझाव को ठुकराने का अधिकार होगा, सलाह को ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन अकारण वो किसी सलाह को नहीं ठुकराएगा, ठीक है। और फिर ये सरकार 1935 के अधिनियम के अनुसार संचालित होगी। तो यही लॉर्ड वेबल की योजना थी
ठीक है, ये योजना भारतीयों के सामने वायसराय लॉर्ड बेबल ने प्रस्तुत किया था। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, बेबल योजना। भारतीयों ने इस योजना को स्वीकार किया कि ठीक है, हमें यह स्वीकार्य है, और इसी के लिए फिर आप देखेंगे कि 25 जून 1945 को वायसराय ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया कि ठीक है, आप अपने अपने दल के सदस्यों का नाम दीजिए जिन्हें हम कार्यकारिणी में रखेंगे। अब इस सम्मेलन में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक मुस्लिम सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम प्रस्तुत किया। ये कांग्रेस ने एक मुस्लिम सदस्य का नाम रख दिया। अब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने तुरंत विरोध किया कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, अन्य दल को नहीं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस भी अड़ गई और अंततः इसी मुद्दे पर यह योजना विफल हो गई। स्वीकार तो किए, लेकिन इस मुद्दे पर यह विफल हो जाती है। इस घटना से अबुल कलाम आज़ाद भी बहुत दुखी हुए। बाद में अबुल कलाम आज़ाद ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, और इंडिया विंस फ्रीडम में इन्होंने शिमला सम्मेलन को एक राजनीतिक दुर्घटना की संज्ञा दी कि ये एक राजनीतिक दुर्घटना थी। तो ये बेबल योजना थी, जिस माना तो, लेकिन अंत में ये अस्वीकार्य हो गई, असफल रही। ठीक है, तो हमने आपको बेबल योजना के बारे में बताया। अब देखिए, बेबल योजना के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। 1945 के अंत में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और इस चुनाव में ब्रिटेन की लेबर पार्टी बहुमत में आ गई और इसी की सरकार बनी। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में ये परिवर्तन आता है, लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है और इटली प्रधानमंत्री बन गए। इटली जल्दी से जल्दी भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे कि भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि इसी परिप्रेक्ष्य में आगे कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री इटली बनते हैं। ये चूंकि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी देना चाहते थे, इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की। क्या है ये? भारत की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण के लिए सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन दीर्घकालीन व्यवस्था बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे और ये मिशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे नौसेना प्रमुख A.V. एलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, और चूंकि तीनों ब्रिटेन कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। ठीक है, उद्देश्य जान गए, सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना। मार्च 1946 में ये मिशन भारत पहुंचा। भारत पहुंचने के बाद 5 सप्ताह तक ये मिशन भारत के विभिन्न दलों के नेताओं से वार्ता की, कांग्रेस के नेताओं से, मुस्लिम लीग के नेताओं से और अन्य दलों के नेताओं से, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा मिशन। क्यों? क्योंकि भारतीय दलों में आपसी मतभेद बहुत थे। ठीक है,
अंत में मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन किया। अब त्रिदलीय सम्मेलन में कांग्रेस सम्मिलित हुई। कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। मुस्लिम लीग को बुलाया गया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और नवाब इस्माइल खां। और तीसरा पक्ष कौन था? त्रिदलीय था, तो तीसरा सरकार का पक्ष था और सरकार की तरफ से वायसराय और ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो ये त्रिदलीय सम्मेलन शिमला में होता है, लेकिन यहाँ भी कोई फैसला नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग छोड़ नहीं रहा था और कांग्रेस इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहा था। इस कारण से कोई फैसला शिमला सम्मेलन में नहीं हो पाया। अंत में कैबिनेट मिशन ने देखा कि भारतीयों में मतभेद अधिक हैं, हमें स्वतः कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की। उसी को हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। इस योजना में क्या क्या था? पहला, भारत संघ का निर्माण। एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं देशी रियासतें सम्मिलित होंगी। भारत संघ के अपनी विधायिका और कार्यपालिका होगी जिसके सदस्य ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों से चुने जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, संविधान सभा। एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे और ये 389 सदस्य में ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292, ठीक है, देशी रियासतों से 93 और जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, छोटे प्रांत, वहाँ से 4, तो 4 3 7 दोनों, ये 389 हो जाते हैं। ठीक है, तो यह संविधान सभा का गठन किया जाएगा और ये विधान किया गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। तीसरी चीज क्या थी? अंतरिम सरकार का गठन। यानी एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है, जो देश का शासन संचालित करेगी। अंतरिम सरकार में सभी दलों के लोगों को लिया जाएगा। अगर कोई दल सरकार में नहीं शामिल होना चाहता है तो भी अंतरिम सरकार का गठन होगा। शामिल हो या ना हो, अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो ये कैबिनेट मिशन की योजना थी। प्रारंभ में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा का परिणाम सामने आया तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर थी। परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना मानने से इनकार कर दिया। यानी पहले स्वीकार करती है और बाद में जब संविधान सभा में उसकी स्थिति कमजोर रही, दयनीय रही, तो उसने क्या किया कि इस योजना को मानने से इनकार कर दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग पुनः दोहराई कि हमें पाकिस्तान चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी के परिणाम स्वरूप आगे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है?
एक तरह से इसको ये कहिए कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, यानी लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग का एक तरह से नारा हो गया। और उसके बाद फिर देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। बंगाल का नोवाखोली इस सांप्रदायिक दंगा का सबसे बड़ा केंद्र बना और भीषण हिंसा शुरू हो जाती है। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे और गांधी जी अकेले जो है शांति स्थापित करने का प्रयास किया और अंततः सफल भी हो गए। ठीक है, तो ये हमने कैबिनेट मिशन योजना बताई। अब अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना में एक अंतरिम सरकार के गठन की व्यवस्था की गई थी और यह भी कहा गया था कि अगर कोई दल नहीं भी शामिल होगा तब भी सरकार का गठन किया जाएगा। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा की और अंततः 2 सितंबर को यह सरकार अपना कार्यभार संभाल लिया। 2 सितंबर से अंतरिम सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष तो स्वयं वायसराय थे, यानी लॉर्ड बेबल, ठीक है, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो ये उपाध्यक्ष कौन था ये पूछा जाता है। तो 1946 की अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष के पद पर जवाहरलाल नेहरू थे। अन्य कई नेताओं को इस सरकार में शामिल किया गया, जैसे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जगजीवन राम, डॉक्टर जान मथाई, फिर आप देखेंगे सर शफाक खां, सैयद अली जहीर, HP भाभा, ये सारे लोग जो है इस अंतरिम सरकार में शुरू में सम्मिलित हुए थे। शुरू में मुस्लिम लीग सरकार से अलग रही, लेकिन अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने भी सरकार में शामिल होने की स्वीकृति दी और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को जो है अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। मुस्लिम लीग का सरकार में सम्मिलित होने का उद्देश्य था सरकार को असहयोग करना। तो असहयोग करने के लिए मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ। लियाकत अली वित्त मंत्री के रूप में जितना सरकार को असहयोग कर सकते थे असहयोग किए। तो ये हमने अंतरिम सरकार के बारे में चर्चा की। इसके बाद फिर आप देखेंगे इटली की घोषणा। बीस फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने जो है, हाँ भाई, तो इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। आप देखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली जो है ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं। उसी घोषणा को इटली घोषणा कहते हैं। ये घोषणा क्या है? इसमें इन्होंने ये कहा कि जून 1948 से पहले किसी भी समय अंग्रेज भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप करके भारत छोड़ देंगे। यानी जून 1948 से पहले हम किसी भी समय भारत को आज़ाद कर देंगे। ये प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में, ब्रिटेन की जो लोकसभा है वही हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहाँ ये इन्होंने घोषणा करते हैं। इसी को इटली की घोषणा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इटली की इस घोषणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये इटली का बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसिक निर्णय था, साहसिक कदम था। ये जवाहरलाल नेहरू ने इस घोषणा के बारे में कहा था। अब इसी घोषणा के बाद भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल को ब्रिटेन वापस बुलाया गया
और लॉर्ड वेबल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आ जाते हैं, 24 मार्च को अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। अब भारत आते ही लॉर्ड माउंटबेटन को चूंकि भेजा ही गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए कि आप जाइए और भारत को आज़ादी दे के आइए, तो सत्ता हस्तांतरण करने के लिए ही इन्हें भेजा गया था। अब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते ही इन्होंने सत्ता हस्तांतरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। कैसे होना है, क्या होना है, इसके लिए इन्होंने भारत के अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से, फिर वल्लभ भाई पटेल से, फिर गांधी जी से बात किए, फिर मोहम्मद अली जिन्ना से बात किए। तो इसी क्रम में ये एक एक नेताओं से बात किए। इन नेताओं से वार्ता करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। यानी बिना भारत का बंटवारा किए समस्या का समाधान नहीं होगा, पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारत का विभाजन क्या है, अनिवार्य है। और जब इन्होंने भारत विभाजन की बात रखी तो गांधी जी सबसे पहले विरोध किए। ठीक है, इन्होंने कहा कि भारत विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा, भारत विभाजन मैं नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने तो माउंटबेटन को एक प्रस्ताव भेजा कि आप ऐसा कीजिए, भारत विभाजन रुक जाए, इसके लिए आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए और देश का और कैबिनेट चुनने का अधिकार दे दीजिए, लेकिन भारत का विभाजन मत कीजिए। गांधी जी के अतिरिक्त आप देखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये भी भारत विभाजन का घोर विरोध किया। तो ये लोग भारत के विभाजन के विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। लेकिन अंततः अन्य कांग्रेसी नेताओं के दबाव में आकर के गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भारत का विभाजन अगर नहीं होता है तो देश में सांप्रदायिक दंगा होगा, सांप्रदायिकता बहुत बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम दंगा। तो दो बुराइयां हैं, एक भारत विभाजन अपने आप में एक बुराई है और दूसरी सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिकता। अब इन दो बुराइयों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा, चाहे भारत विभाजन को चुने, और अगर भारत विभाजन नहीं होता है तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, सांप्रदायिक संघर्ष होगा, इसको चुने। अब कांग्रेसी नेताओं को ये लगा कि इन दोनों में जो जिसमें कम बुराई हो उसे चुन लिया। बुराई तो दोनों है, तो उन्होंने कहा कि भारत विभाजन कम बुराई है, सांप्रदायिक संघर्ष तो बहुत ज़्यादा बुराई है, इसलिए भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि दो बुराइयों में से एक चुनना ही चुनना था। और अंततः लॉर्ड माउंटबेटन की भारत विभाजन योजना तैयार हुई और भारत विभाजन योजना को जो है प्रकाशित होती है, उसी योजना को कई नामों से जाना जाता है। उसे माउंटबेटन योजना तो कहा ही जाता है, डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। क्यों? लॉर्ड माउंटबेटन का एक नाम डिकी बर्ड है और डिकी बर्ड इन्हीं का नाम है, इसलिए इनकी योजना, क्योंकि ये योजना 3 जून को प्रकाशित हुई, इसलिए इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है? वास्तव में ये भारत के विभाजन की योजना है, ये याद रखिए। अब इस योजना में क्या है? पहली चीज, भारत का विभाजन करके 2 डोमिनियन राज्य का निर्माण किया जाएगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, 2 राज्य बनाए जाएंगे, 2 देश बनाए जाएंगे। एक तो ये,
दूसरी चीज़ यह है कि कैसे विभाजन होगा, तो इसके लिए इसमें योजना थी कि बंगाल एवं पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में बांटा जाएगा। कैसे? एक मुस्लिम बाहुल्य जिलों की विधानसभा और दूसरा गैर मुस्लिम बाहुल्य जिला, ठीक, की विधानसभा, यानी विधानसभा के 2 भाग कर दिए जाएंगे। एक मुस्लिम बाहुल्य जिलों की विधानसभा अलग और गैर मुस्लिम बाहुल्य जिलों की विधानसभा अलग। अब मुस्लिम बाहुल्य जो जिला होंगे, ठीक है, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे और जो गैर मुस्लिम बाहुल्य जिला होंगे उनके पास विकल्प होगा कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में शामिल होंगे। ये निर्णय इस विधानसभा को लेना है और यहाँ तो पहले से निर्णय था कि इन्हें पाकिस्तान में मिलना होगा और इसी आधार पर आप देखेंगे कि आधा बंगाल पाकिस्तान में, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा बंगाल भारत में, आधा पंजाब भारत में हुआ, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि सिंध एवं बलूचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इनको भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से अब पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मिल करके पाकिस्तान का निर्माण होगा। शेष क्षेत्र जो होगा वो भारत होगा, ठीक है। अब भारत में बहुत सारे देसी रियासतें थीं स्वतंत्र, तो इनके बारे में क्या आया कि देसी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में मिल सकती हैं। इनकी जिसमें इच्छा हो उसमें मिले, भारत में मिलना चाहे भारत में, पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में, अगर ना मिलना चाहे तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ ये थी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, यानी इसके बाद फिर एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करेगा। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, 3 जून को प्रकाशित हुई, इसलिए इसे 3 जून की योजना, डिकी बर्ड योजना, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब इस योजना के बाद ये प्रकाशित हो गई 3 जून को। माउंटबेटन योजना के बाद उसी के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कर दिया गया, पहुंच गया ब्रिटिश संसद में, ठीक है। इसके बाद 15 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हो गया, निचला सदन। तो 15 जुलाई 1947 को ये भारत स्वतंत्रता विधेयक जो है हाउस ऑफ कॉमन्स या निचले सदन से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। जब निचले सदन से पारित हुआ तो उच्च सदन में पहुंचा। तो 16 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पारित हो गया। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, ये उच्च सदन है। तो 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भारत स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। इसके बाद जब पारित हो गया तो ये ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचा और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह से ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो जाता है। ठीक है। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने जैसे ही हस्ताक्षर किए वैसे ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ।
अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या थे, ये आपको देखना है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य बिंदु, पहली चीज तो यही है कि भारत का विभाजन करके भारत एवं पाकिस्तान ये दो डोमेनियंस बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें यह कहा गया कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण होगा, ठीक है। शेष क्षेत्र भारत के अंतर्गत होंगे, ठीक। देशी रियासतों के बारे में इसमें भी कहा गया कि देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में मिल सकती हैं। अगर ऐसा नहीं, इन दोनों में न मिलना चाहें तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे, ठीक है। ये इसके बाद फिर ये कहा गया कि दोनों देशों की जो संविधान सभाएं जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ दोनों जगह की सरकारें 1935 के अधिनियम के अनुसार कार्य करेंगे। और फिर इस अधिनियम के पारित होने के बाद ब्रिटिश संसद का कोई कानून इन दोनों डोमेनियन स्टेट्स पे लागू नहीं होगा। तो ये मुख्य बातें थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम की, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन कर दिया गया और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। तो पाकिस्तान का जन्म किस तारीख को होता है? 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद यहाँ के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और प्रधानमंत्री लियाकत अली बने, ठीक है। अब इसके बाद बारी आई भारत की। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन रहे। 1948 में इनके जाने के बाद श्री राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और फिर आगे 1950 में संविधान लागू हुआ और फिर देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने आंदोलन के माध्यम से देश को आज़ादी प्रदान की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको सबसे पहले 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया, बेबल योजना क्या थी उसके बारे में बताया, कैबिनेट मिशन के बारे में बताया, एटली की घोषणा क्या थी, माउंटबेटन योजना क्या थी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस जो 1885 में स्थापित हुई, निरंतर 1947 तक देश की आज़ादी के लिए
आंदोलन करती रही और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। तो इस तरह से ये कांग्रेस का जो आंदोलन 3 चरण में चला वो समाप्त हुआ। और आज का लेक्चर भी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको क्रांतिकारी आंदोलन बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।